गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और समझेंगे आज मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है। इसका ये लास्ट सेशन होगा। ये छोटा सा टॉपिक है जो हमने इस बार अभी तक नहीं किया है और पीएनजी डेली नहीं प्रोवाइड हो रही है। ये जो आपका पीडीएफ, हाँ रहती है आपकी 4-5 पीडीएफ हैं जो पेंडिंग है। इस बार मंडे से आपका डेली चलेंगी चीजें। तबियत थोड़ी सी डाउन हुई बट ठीक है, अभी चीजें सब ऑल गुड। जो भी लोग पूछ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की कुछ विधियां जो हमें पता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हम सब कुछ ही पढ़ रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो भी जरूरी के भी आसपास है वो हम पढ़ लें, ताकि आपकी एक प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो सके 0 टू एडवांस लेवल की। बिल्कुल ऑफकोर्स मेघा, ये चीज आपको डायरेक्टली हेल्प करेगी और प्रैक्टिस सेशन जो है वो भी आपको मंडे से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये हमने इस यूनिट 1 में किया था, मनोविज्ञान की जो यूनिट थी। अगर आप प्रीवियस सेशन देख चुके हैं तो एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, इस पे हमने चर्चा की है। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आज समझ लेंगे। साइकोलॉजी क्या है, इसको बाय डेफिनेशन आज समझेंगे। इसको इटिमोलॉजी, इसकी साइकी प्लस लोगस हम कर चुके हैं, ये आपको पता है। ठीक, मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये इसका सब पॉइंट है जो कि थर्ड है और लास्ट है। इसके बाद ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी और चाइल्ड डेवलपमेंट की यूनिट आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, मंडे से आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट वाली जो यूनिट है वो स्टार्ट हो जाएगी। कोई कह रहा है फेमस स्टेटमेंट करा दो। स्टेटमेंट मैं नहीं कराऊंगी आपको, हो सकता है मेरा मन किया तो मैं दे दूं आपको। मैंने ये डेमो क्लास में भी आपको बोला था कि जो स्टेटमेंट है, ऑथर्स हैं, डेफिनेशंस हैं, वो उतने काम की होती नहीं है। आप 1000 स्टेटमेंट भी याद कर लेंगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसमें से 2 जो डेफिनेशन मुश्किल से आनी है या एक डेफिनेशन 100 नंबर में से अगर मुश्किल से आनी है तो वो आपकी सही फंस जाए। तो वो टाइम का वेस्टेज ज्यादा है, मेमोरी का वेस्टेज ज्यादा है बजाय कि इसके। ठीक है, हाँ प्रैक्टिस सेशन ऐप पर भी होगा भाई, बिल्कुल। इसमें एक प्रैक्टिस का अलग से सेशन बनवा के और यूट्यूब पे तो होगा ही। ठीक, और आज हम डिस्कस करेंगे मनोविज्ञान की परिभाषा, साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी और मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी मेन मुद्दा है। इससे पहले की चीजें हम कर चुके हैं। मनोविज्ञान क्या है, थोड़ा सा छोटा सेशन रहेगा क्योंकि इतने मंडे अब सेशन होगा तो मैं भी रिकवर कर जाऊंगी। आपकी 2 दिन की छुट्टी हुई है। व्हाट इज साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान क्या है। इस बीच आपको रिवीजन का टाइम जरूर मिल गया होगा, मैं कहूंगी। व्हाट इज साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान क्या है, ये देखना पड़ेगा हमें। ठीक, 7:10 तक आपकी क्लास जनरली स्टार्ट हो जाती है। जो लोग पूछ रहे हैं टाइमिंग, 7 बजे का टाइम है, 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है आपकी क्लास शुरू। व्हाट इज साइकोलॉजी यानी साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है। इसकी इटिमोलॉजी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, साइकी प्लस लोगो। साइकी का मतलब मन है, बाद में वो आत्मा हुई, कॉन्शियसनेस हुई, माइंड हुआ और आज बिहेवियर है मॉडर्न टाइम पे। इसके क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें मनोविज्ञान क्या है, ये कौन सा है भाई आलोक, ऐसा तो कोई नोट्स नहीं बेचते हम 50 रुपए का, नोट्स तो फ्री ही रहते हैं आपके बैचेस में। व्हाट इज साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान क्या है। अगर इसकी डेफिनेशन एक बार समझना चाहें तो ऐसे देख लेंगे। साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस। आज के समय में हम क्या मानते हैं, इसको एक साइंस के रूप में मानते हैं। जब से विल्हम वुंट ने क्या की, एक लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की, तब से ये अपने आप में एक साइंस बन गया, एक सेपरेट सब्जेक्ट बन गया। उससे पहले ये फिलोसफी का ही भाग था या हिस्सा था या पार्ट था। साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस। भाई साइकोलॉजी क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा साइंस है, ऐसा विज्ञान है जो मानसिक प्रक्रियाओं को, हमारे दिमाग में क्या चलता है ना, हमारे दिमाग में क्या चलता है, मेंटल प्रोसेसेस को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है फॉर्मली एक साइंस के रूप में।
कि मेंटल प्रोसेसेस क्या होती हैं, हमारी थिंकिंग, रीजनिंग, परसेप्शन, जितनी भी प्रोसेसिंग स्किलें जो भी हमारे दिमाग में हो रही हैं, वो मानसिक प्रक्रियाओं की स्टडी होती है साइकोलॉजी के एक सब्जेक्ट में, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में। जो हमारे अनुभव हैं उनको कैसे इंटरप्रेट करें, है ना, और व्यवहार इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग समय पे अलग अलग संदर्भ में हमारा व्यवहार कैसा होता है, हम किसी पे गुस्सा करते हैं तो कैसा व्यवहार होता है, हम प्यार की भावना में जब होते हैं तो हम कैसा व्यवहार करते हैं, जब हम फॉर्मली या इनफॉर्मली दोस्तों में बैठे हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं। तो साइकोलॉजी क्या हो गई, साइकोलॉजी को हम डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसे साइंस के रूप में जो हमारे होने वाले मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करता है, उनका अध्ययन करता है, और हमारे जो अनुभव हैं उनका अध्ययन करता है, हमारे व्यवहार अलग अलग संदर्भ में अलग अलग जगहों पे कैसे होते हैं उसका अध्ययन करता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान को औपचारिक रूप से एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो विभिन्न संदर्भों में, ध्यान रखिएगा, कॉन्टेक्स्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस में कॉन्टेक्स्ट का बहुत बड़ा रोल है। आप सेम बात को अलग अलग संदर्भ में सही या गलत बता सकते हैं, है ना भाई। अगर संदर्भ की तो बात है, नहीं तो आर्मी में भी क्या होता है, एक तरह से आप शूट ही कर रहे हैं किसी को, और एक जो टेररिस्ट है वो भी किसी को शूट ही करता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट का अंतर हो गया कि वहां पे भावना क्या है, वहां पे इंटेंशन क्या है, वहां पर हम डिफेंड कर रहे हैं अपनी कंट्री को या हमें जरूरी है वो काम करना। ठीक, तो फाइट वहां पे भी हो रही है, लड़ाइयां, वॉर वहां पे भी हो रही है, लेकिन कोई टेररिस्ट या कोई जेब काट ले ये सोच करके तो वो एकदम खराब चीज हो जाएगी। तो कॉन्टेक्स्ट का अंतर हो गया, एक्शन सेम ही है। तो विभिन्न संदर्भ का बहुत बड़ा खेल है ना। तो विभिन्न संदर्भों में मानसिक प्रक्रियाएं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, जब आप प्रेशर में होते हैं, जब प्रेशर सिचुएशन में होते हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई क्रिकेट मैच में प्लेयर है वो क्रिकेट खेलने के लिए जाएगा, तो वो मानसिक मेंटल प्रोसेसेस उसकी कैसी होती हैं उस समय। ठीक, अनुभव, आपके जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके आधार पे आपका व्यवहार कैसा होता है। तो इन तीनों चीजों का अध्ययन हम कह सकते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। क्या है ये तीन मेंटल प्रोसेसेस, जो मुख्य रूप से अगर हम देख रहे हैं कि साइकोलॉजी स्टडी करती है किसको, हमारी जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, जो हमारी मेंटल प्रोसेसेस हैं यानी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, उनको स्टडी किया जाएगा साइकोलॉजी में। जो हमारे अनुभव हैं यानी एक्सपीरियंसेस हैं, जो हम अनुभव डेली बेसिस पर ले रहे हैं लाइफ में, या किसी के जीवन में कोई घटना घट जाती है तो उस एक्सपीरियंस से उसके मेंटल प्रोसेसेस पे क्या प्रभाव पड़ा, और हमारा व्यवहार अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, है ना, संदर्भ अलग अलग सिचुएशंस में है। यहाँ कॉन्टेक्स्ट से मतलब ये भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इन चीजों की स्टडी कौन करता है, एक सब्जेक्ट है जिसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। ये सिंबल आप अब तक पढ़ चुके हैं, जहां भी साइकोलॉजी यूज होगा वहां मैं ये क्या यूज, इसको आपका मार्क करा दूंगी। ये मुझे नहीं पता टीम ने अभी तक सीडीपी की क्लास ऑफ क्यों रखी है, मतलब आज मैंने कोई ऑफ नहीं कराया था। और 1 मिनट रुकिएगा, मैं एक बार बोल भी देती हूँ इनको, ये ऐसा ना ही करें तो अच्छा है। है ना, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। मैंने बोल दिया टीम को, उसको हटा देंगे। आपके दोस्त आसपास जो भी पढ़ते हो उनको आप बता दीजिएगा कि आज की क्लास जो है बिल्कुल भी ऑफ नहीं थी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कुछ चीजों को कि साइकोलॉजी क्या है और कैसे ये अलग अलग संदर्भ में स्टडी करती है हमारी मेंटल प्रोसेसेस को, हमारे एक्सपीरियंसेस को और हमारे बिहेवियर्स को, यानी मानसिक प्रक्रियाओं को, अनुभवों को, व्यवहार को कैसे स्टडी किया जाता है इस साइंस में। ठीक, आते हैं एक और पॉइंट पे। ये बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स जो है पूरे मनोविज्ञान में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टिमुलस यानी उद्दीपक, है ना, कोई भी ऐसी चीज जो हमें बाधित करे, कोई प्रतिक्रिया देने पे। उद्दीपक क्या हो सकता है, खुशबू जो है खाने की या गोलगप्पे की, वो उद्दीपक है जो आपको रिस्पॉन्ड करने पे, आपके मुंह से लार आ रही है, ये क्या हुआ, प्रतिक्रिया हुई। तो रिस्पॉन्स और स्टिमुलस, किसी के लिए स्टिमुलस हो सकता है नाम कमाना, किसी के लिए पैसा कमाना, किसी के लिए पावर कमाना। तो स्टिमुलस अलग अलग हो सकते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। अगर मेरे मन में कोई चीज मुझे स्टिमुलेट करती है कि मुझे इज्जत के लिए काम करना है, तो ये मेरे लिए एक स्टिमुलस हो गया। और बाहर कोई एक रखी हुई चीज भी हो सकती है जो मेरे लिए स्टिमुलस हो। मैंने किसी की बाइक देखी और मेरा मन कर गया यार बाइक लेते हैं ये वाली। तो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, मन में भी तो आप रिस्पॉन्स देते हैं ना, जरूरी थोड़ी आप सामने ही किसी ने आपसे कुछ कहा, आपने मन में जवाब दे दिया या आपने मन में वो चीज रख ली, तो रिस्पॉन्स तो आपके पास है। रिस्पॉन्स तो आपके पास है। ये इंटरनल भी हो सकता है स्टिमुलस और एक्सटर्नल भी हो सकता है, यानी ये दोनों जो है उद्दीपक एवं अनुक्रिया आंतरिक व बाह्य दोनों हो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। एसआर बॉन्ड को जो फॉर्मली फॉर्मुलेट किया या थियोराइज किया उसका श्रेय थॉर्नडाइक को जाता है। ये वही व्यक्ति हैं जिनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। इनकी थियोरीज हम आने वाले समय में पढ़ेंगे।
SOR बॉन्ड की बात की थी हमने वुडवर्थ के बारे में। चीजें याद भी, साथ में रिवीजन भी करते चलेंगे, चीजें कनेक्ट करके पढ़ेंगे तभी फायदा है। ठीक, अगर कुछ डेफिनेशंस देखें साइकोलॉजी की, कई लोग कह रहे थे ना फेमस स्टेटमेंट करा दो, तो कुछ कुछ जगह पे मैं लिखवा देती हूँ, बट ताकि ये आपको और अच्छे से समझ में आ सके। रट्टे नहीं लगाने हैं, क्योंकि रट्टे लगाने पे क्या होगा, कितना ही याद रख लेंगे आप, आपको पता नहीं है कि हजारों डेफिनेशंस में से कोई 2 डेफिनेशन आ गई, वो भी 100 नंबर के पेपर में, है ना, तो उसका कोई पॉइंट नहीं बचेगा। चलिए समझते हैं क्या कहानी है। डेफिनेशंस यानी कुछ परिभाषाओं की अगर हम बात करें, कुछ परिभाषा से समझने की बात करें, तो वॉटसन के अनुसार, वॉटसन आप समझते हैं फादर ऑफ बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद के जनक, तो वॉटसन का कथन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यानी साइकोलॉजी इज द प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर, है ना। आपको तो पता ही है, इन्होंने बिहेवियरिज्म नाम की एक पुस्तक भी लिखी। बिहेवियरिज्म, ये देख पा रहे हो ना लिखा हुआ, हाँ, बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद 1913 में ही पब्लिश हुई थी। बुक का नाम है वॉटसन की। ठीक, तो वॉटसन स्टेट्स दैट साइकोलॉजी इज द प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर, ओवर्ट बिहेवियर, जिसको आप ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकें, जिस व्यवहार को आप देख सकें, वो साइकोलॉजी है। किसके अनुसार? वॉटसन के अनुसार। ठीक है, स्टिमुलस और मोटिवेशन में क्या डिफरेंस है, मोटिवेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। मोटिवेशन अपने आप में एक पूरी प्रोसेस है, उसमें कुछ स्टिमुलस हो सकते हैं, लेकिन स्टिमुलस जस्ट एक उद्दीपक है। समझ पा रहे हैं ना बात को। तो स्किनर की जब हम बात करेंगे, स्किनर कह रहे हैं, एक डेफिनेशन इन्होंने भी दी, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यानी साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, साइकोलॉजी क्या है? व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, जो आप अनुभव करते हैं और उसके आधार पर जो आपका व्यवहार होता है, उसका विज्ञान मनोविज्ञान है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। बेसिक सी डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, एक बार रीड करेंगे दिमाग में रह जाएगा। प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर किसने कहा है? आपको पता होगा, वॉटसन ने कहा है। बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस का साइंस किसने कहा है? तो आपको पता होगा किसने कहा है, स्किनर ने कहा है। मैकडूगल, जिनकी थियोरी हम करेंगे, इंस्टिंक्ट थियोरी है इनकी, है ना, मोटिवेशन में भी यूज करते हैं कई लोग। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, आचरण एवं व्यवहार का। तो साइकोलॉजी इज द एग्जैक्ट साइंस ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर, कैसे आप रहते हैं और कैसे आप व्यवहार करते हैं, आपका आचरण, आपका व्यवहार, इन दोनों का विज्ञान है। वुडवर्थ की माने अगर, तो वुडवर्थ कहते हैं मनोविज्ञान वातावरण के संदर्भ में व्यक्ति के क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी जिस भी वातावरण में, जिस भी एनवायरमेंट में आप हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, उसी के बारे में जो स्टडी है वो मनोविज्ञान कहलाती है। क्लियर है या कोई दिक्कत थी? बताइए एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पारुल नंबर तो मुझे नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। हेमलता, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, इसलिए आपकी 2 दिन क्लास ऑफ रही। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन आपको लेनी नहीं है। ठीक, तो साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसमें प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन होगा इन रिलेशन टू द एनवायरमेंट वी लिव इन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें ये मत सोचिएगा बहुत स्पीड में जा रहे हैं हम, डेफिनेशन है ये, आप भी पढ़ के ऐसे ही समझेंगे, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूं। ठीक, डेफिनेशन पे उतना समय हम क्यों व्यर्थ करें? क्लियर है बात या कोई समस्या है? पूर्णिमा बताइए एक बार। हाँ, लगेगा दीपिका, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम आएंगे समझने पे, अभी तो हम जस्ट डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कुछ और चीजों को। अब कुछ टेक्निक्स हैं जिन पे क्वेश्चन पहले DPSP में भी आया है और कहीं भी आ सकता है। ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स हैं 2, जिनका प्रयोग, मान लीजिए आपके ब्रेन में कोई समस्या हो जाए। अभी मैं एक फ्रेंड है, तो बात हो रही थी, तो उनकी मदर को कुछ दिक्कत हुई। ठीक, दिक्कत हुई और वो बोलते हैं ना लकवा, आई थिंक लकवा ही बोलते हैं ना, तो एग्जैक्ट मैं इंग्लिश में भूल रही हूँ क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो बॉडी का कोई एक पार्ट काम करना बंद कर देता है, बहुत ही कॉमन सी दिक्कत है, हो जाती है लोगों को, एक बढ़ती एज में भी हो जाती है, और उसका जो रीजन है वो कहीं ना कहीं ब्रेन से रिलेटेड होता है। तो उनकी मदर को कोई समस्या हुई, हाथ में काम करना बंद किया, फिर बाद में पूरा चेकअप वगैरह कराया, FMRI हुआ, EEG हुआ, पता लगा कि ब्रेन में कुछ स्पॉट्स बन गए हैं, जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर एरिया जिससे ये हाथ काम करता है, उसने काम करना बंद कर दिया है। अगर किसी को बहुत सीवियर डिप्रेशन वगैरह भी है, तब भी हम पैरालिसिस, राइट, तो अब तब भी हम क्या करते हैं कि ये सारी टेक्निक्स का यूज करते हैं। अगर किसी बच्चे के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, तब भी इन टेक्निक्स का, इन मेथड्स का यूज होगा ब्रेन एक्टिविटी को जानने के लिए कि ब्रेन में कहां कुछ समस्या तो नहीं है, कोई एक पार्ट प्रॉब्लम में तो नहीं है। पार्किंसंस अलग होता है ना, पैरालिसिस ही बोलते हैं बिल्कुल। हाँ, क्लियर है? क्लियर है। पेडागोजी जो है वो आपकी साइंस ऑफ टीचिंग है, आर्ट ऑफ टीचिंग है, पढ़ाएंगे कैसे, वो पेडागोजी है। तो ब्रेन इमेजिंग टेक्निक की जब हम बात कर रहे हैं,
तो मानसिक चित्रण तकनीक के ब्रेन का इमेज ले पाना, ब्रेन में जो एक्टिविटीज चल पा रही हैं उनको रियल टाइम में पढ़ पाना, वो क्या है, इन कुछ टेक्निक्स के द्वारा होता है, जिसमें से दो बहुत ही फेमस टेक्निक्स हैं। एक है fMRI और दूसरा होता है EEG। MRI सुना होगा आपने, है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI बहुत होता है लोगों का, कोई ब्रेन में दिक्कत है, कहीं किसी और पार्ट में दिक्कत है बॉडी के, तो MRI आजकल करा देते हैं, यूं ही लोग मशीन्स में जाते हैं और वहां पे MRI निकल के आ जाएगा क्या क्या समस्या है। ठीक, अगर हम बात करें fMRI की, तो ये MRI का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन हो गया, जिसका नाम है F का मतलब है यहां फंक्शनल, तो फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और फंक्शनल MRI भी इसको कह देते हैं। ये क्या है, रियल टाइम में चीजें पढ़ सकता है ब्रेन में। दीज कैन स्टडी ब्रेन प्रोसेसेस इन रियल टाइम, यानी ये जो दोनों तकनीकें हैं इनके द्वारा, हिंदी में मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये हिंदी में भी एज इट इज ही रहेगा, इसको आप इंग्लिश में ही याद रखें तो अच्छा है ना। हिंदी में आपको लिखना है तो बस ऐसे लिखा जा सकता है, फंक्शनल, है ना, फंक्शनल वॉटएवर, इसको जैसे भी लिखना चाहो देख लेना। तो फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस तकनीक, अब इस चित्रण वितरण करके कुछ एक हिंदी में मीनिंग निकल आएगा, लेकिन उसमें कंफ्यूजन होने की संभावना ज्यादा है। कोशिश कीजिए इसको ऐसे ही आप याद रख पाए, इतनी इंग्लिश सबको आनी चाहिए, है ना। बहुत तेज आवाज होती है, बहुत सारी इसमें किरणें भी रिलीज होती हैं। शालू सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल ठीक है। तो fMRI या फिर EEG, ये दोनों ही टेक्निक क्या है, रियल टाइम में, रियल टाइम समझ रहे हैं, मेरे ब्रेन में यदि इस टाइम बोलते हुए जो एक्टिविटी हो रही है वो अगर यहां पे कुछ कुछ डॉट्स लगाए जाएं तो fMRI से पता लगा लिया जाएगा कि रियल टाइम में मेरा ब्रेन, जब मैं स्ट्रेस ले रही हूं किसी चीज का, तो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई स्पॉट तो नहीं है, कोई और समस्या तो नहीं है। तो ये रियल टाइम में, वास्तविक समय में जब जो प्रोसेस हो रही होती है ब्रेन में, उसी को समझ लेते हैं। समझ पा रहे हैं याचिका, कोई दिक्कत? तो फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस fMRI, इसको एक बार तोड़ के भी लिख लेते हैं ताकि थोड़ा दिमाग में चीजें टिक जाएं, ठीक है ना। fMRI, ठीक, MRI में F जोड़ दिया बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो F फॉर फंक्शनल है, यहां फंक्शनल मैग्नेट्स लगेंगे ब्रेन में, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्या करेगा, रियल टाइम ब्रेन एक्टिविटी को पढ़ेगा, ठीक है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? रीजन नहीं है, रेजोनेंस, ठीक है ना। कोई समस्या अगर इस बात को समझने में हमें हो रही है तो बताएंगे आप, ठीक। मतलब fMRI फंक्शनल प्रकार्य कह लीजिए आप इसको हिंदी में, मैग्नेटिक चुंबकीय लिख लीजिएगा, प्रकार्य चुंबकीय रेजोनेंस इमेजिंग, fMRI इसको आप लिख सकते हैं। फंक्शनल MRI है एक तरह से, तो fMRI लिखा जा सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, है ना। 4 लेटर्स हैं इसमें, fMRI, F फॉर फंक्शनल, इसकी फुल फॉर्म अभी याद कर लीजिए, 1 नंबर में फुल फॉर्म पूछी हुई है DT+B के 2017 वाले पेपर में। तो फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक, क्लियर है। रियल टाइम में ब्रेन को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसके द्वारा। राम राम हरेंद्र, ठीक है जी। तो ये हुई fMRI की बात। अब करते हैं EEG की बात, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ये भी अपने आप में एक ब्रेन एक्टिविटी है। जैसे वो होता है ना कुछ कुछ सच बोलने की, वो आरुषि हत्याकांड याद होगा आपको, तो उसमें कुछ 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 दवाई वगैरह देते हैं दूसरी सिचुएशन में कि सच ही बोलेगा व्यक्ति जो बोलेगा। एक वो सच का सामना करके एक सीरियल आया था एक टाइम पे, याद होगा आपको। तो EEG, ECG नहीं है ये, ECG होता है हार्ट के लिए, आपको पता होगा वो एक्टिविटी हार्ट में क्या हो रही है वो सारा उसमें रिकॉर्ड होता है। EEG क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि दोनों ही चीजें मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलो, सेफेलो का मतलब ही होता है खोपड़ी, सेफेलोग्राम। तो आपकी खोपड़ी में जो भी चल रहा होगा, ब्रेन में जो भी एक्टिविटी चल रही होगी, उसको ये रियल टाइम में रिकॉर्ड करके आपके सामने प्रेजेंट कर दे। नार्को टेस्ट, एग्जैक्टली। तो वो एक अलग तरह का टेस्ट है, ये एग्जैक्ट सेम टाइम पे आपके ब्रेन एक्टिविटी को पढ़ पाएगा। वो आपके काम का नहीं है इसलिए हम पढ़ नहीं रहे। प्रकार्यात्मक चुंबकीय अनुनाद चित्रण कह सकते हो आप, बिल्कुल केशव सही लिख रहे हैं आप। हाँ, हिंदी वाले देखो दुखी हो रहे हैं। मंजू अभी तो बताया आपको, ठीक। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम आते हैं दोनों को, एक बार इनकी पिक्चर्स देख लेते हैं कि कैसे कैसे स्टडी इनकी होती है। अगर हम बात करें, ये है आपके सामने fMRI, है ना, ये MRI है एक तरह का, MRI है एक तरह का जो कि फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जितनी बार बोलेंगे उतनी बार दिमाग में रह जाएगा।
ठीक, तो आपके जहां जहां मान लीजिए ब्रेन में कहीं कोई समस्या है तो वो तुरंत से यहां पकड़ी जाएगी कि भाई ये एरिया जो है ब्रेन का, यहाँ स्पॉट्स बन रहे हैं, यहाँ कोई ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, या फिर ये वाला जो एरिया है इस काम को करने में ज्यादा एक्टिव है। ठीक, तो ये क्या इमेजिंग हो गई, ब्रेन की रियल टाइम में इमेजिंग हो गई, फोटो खिंच गई, एक तरह से पता लग पाएगा। तो फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, fMRI। क्लियर है बात? fMRI आपके ब्रेन को प्रॉपर एक इमेजिंग आपकी ब्रेन की क्या ली जाएंगी, एक तरह से इमेज क्लिक होगी, एक मशीन्स के थ्रू देखा जाएगा कहां पे क्या दिक्कत है या किस तरह से ब्रेन फंक्शन करता है, fMRI के थ्रू देख पाएंगे। दूसरी टेक्निक जो मैंने आपको बताया EEG। क्या है EEG? EEG में क्या है, कुछ ऐसे यंत्र लगेंगे आपके ब्रेन में जो आप देख पा रहे हैं, ये बच्चा है, यहां पे एक मशीन लगाई, 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 और पता लगाया जाएगा कि रियल टाइम में क्या क्या ब्रेन एक्टिविटी चल रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनसेफेलोग्राम, EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। क्लियर है? बस इसकी फुल फॉर्म दोनों की याद रखनी है आपको। ये क्या है, EEG है, और वो इमेजिंग टेक्निक थी तो उसमें फोटो दिखाया, क्योंकि इमेजिंग का मतलब क्या है, इमेज लेना यानी फोटो लेना। ठीक है, हाँ क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे, बस ये दोनों टेक्निक्स आपको थोड़ा सा याद रख लेनी है। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर एक बार हम डेफिनेशन देखना चाहें, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है, फटाफट बताओ। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है, थॉर्नडाइक, EL थॉर्नडाइक, बिल्ली वाले थॉर्नडाइक, यानी थॉर्नडाइक समझते हैं ना, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, बहुत काम किया इन्होंने, जो भी मनोविज्ञान की चीजें थी उनको सबको एजुकेशन में अप्लाई करने की कोशिश की, कैसे हम बच्चों को प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, कैसे मनोविज्ञान की तकनीकों का इस्तेमाल करके हम क्लासरूम में एजुकेशन को बेटर बना सकते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन के थ्रू अगर हम इसको समझें तो इन एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान में द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान के जो भी सिद्धांत हैं, नियम हैं, उनको क्या किया गया, शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के नियम सिद्धांतों का प्रयोग शैक्षणिक वातावरण में, एजुकेशनल एनवायरमेंट में, ठीक, बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो भी बात कहें हम कि क्या सिद्धांत हैं, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी आर यूज्ड टू ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड इन द एजुकेशनल एनवायरमेंट। तो एक शैक्षिक पर्यावरण में जो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना है एजुकेशन के रिगार्ड में, क्लासरूम में, किसका यूज करते हुए, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का यूज करते हुए, साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स का यूज करते हुए, साइकोलॉजी के रूल्स का यूज करते हुए, हमारा व्यवहार किन किन चीजों से कैसे कैसे डिराइव होता है या प्रभावित होता है, उन सब का प्रयोग जब एजुकेशन में होगा तो एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाएगी। बेसिकली साइकोलॉजी के फंडों का प्रयोग जब जब एजुकेशन में किया जाएगा तो वह एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाएगी। अगर उनका प्रयोग क्लिनिकल वे में एबनॉर्मल व्यवहार को पढ़ने के लिए किया जाए, हाँ एनिमल साइकोलॉजी पे भी इन्होंने काम किया था, एनिमल साइकोलॉजी का भी जनक कहते हैं, बट काम का नहीं है वो आपके। एनिमल साइकोलॉजी आपसे क्यों ही पूछेगा, एनिमल माइंड नाम की बुक तो उन्होंने लिखी थी, खैर इन्होंने नहीं, देखिएगा। क्लियर है? चलो बात करेंगे ब्रकेश इस पे। हाँ चलें आगे बढ़े केशव। अब जेम्स ट्रेवर का एक डेफिनेशन है उसको भी पढ़ लेते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में ही। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, प्रैक्टिकल मतलब जिसका जीवन में हम प्रयोग करें, विच डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड डिस्कवरीज इन द एजुकेशन एज वेल एज द साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यावहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। कि शिक्षा में जो समस्याएं उठ रही हैं, कुल मिला के बात वॉशबर्न ने लिखी थी एग्जैक्टली। एनिमल इंटेलिजेंस जो, हाँ एनिमल इंटेलिजेंस बुक थॉर्नडाइक की, एनिमल माइंड जो है वो वॉशबर्न की है। बिल्कुल सही बोल रहे हो वैष्णवी, ठीक। चलिए हाँ बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, ठीक। मार्गरेट वॉशबर्न, बताया था ना, महिला थी, पहली PhD मिली थी। चलें आगे बढ़ें। ये PNG इसकी नहीं मिलेगी क्योंकि ये सारी बातें आज मैं ऐसी ही लिखवा रही हूं जो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पहले कभी ना कभी करा चुकी हूं या आज भी लिखी हुई हैं।
एनिमल इंटेलिजेंस की जब बात होगी तो एनिमल इंटेलिजेंस नाम की पुस्तक जो है वो E.L. थॉर्नडाइक ने लिखी है। ठीक, बेसिकली थॉर्नडाइक ने साइकोलॉजी के लगभग हर एक पक्ष पे ही काम किया है अगर हम देखेंगे तो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहां तक की बात को समझने में अगर हो रही है तो आप बता सकते हैं। ठीक, कोई समस्या नहीं है। ईबी टिचनर की स्टूडेंट थी बिल्कुल। देखिएगा, समझते हैं। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की कुछ विधियां हैं, इनको भी पढ़ना जरूरी है। एक आध नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है अगर पेपर अच्छा बनाया जाए तो। देखिए, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की विधियां या तरीके या तकनीकें हम कह सकते हैं। दो तरह से इनको हम कैटेगराइज करते हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन मेथड्स, दूसरा है एक्सपोजिशन मेथड्स या एक्सपोजिटरी मेथड्स। ऑब्जर्वेशन मेथड्स किसको कहेंगे? ऑब्जर्वेटरी मेथड्स या ऑब्जर्वेशन मेथड्स यानी अवलोकन विधियां, जिनमें आप ऑब्जर्व करते हैं किसी भी एक व्यक्ति को या सिनेरियो में किसी भी एक जीव को। ठीक है, तो ऑब्जर्व करने वाला जो तरीका है उसमें ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स हैं बहुत सारी, जिसपे हम बात करेंगे अभी। और दूसरी है एक्सपोजिटरी मेथड्स या विवरणात्मक विधियां, जिसमें विवरण या प्रॉपर एक्टिविटी हो रही होगी विवरण के बेस पे। यहाँ ऑब्जर्वेशन के बेस पे मेथड बने हैं, उनको ऑब्जर्वेशन मेथड, जो विवरण के बेस पे बने हैं उनको एक्सपोजिटरी। पहले पढ़ेंगे ऑब्जर्वेटरी मेथड्स या ऑब्जर्वेशन मेथड्स को, अवलोकनात्मक विधियों को। क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड्स? समझते हैं, जानते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आत्मनिरीक्षण विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, याद होगा किसमें था ये? स्ट्रक्चरलिज्म में। सबसे पुराना मेथड कहा जाता है इसको साइकोलॉजी का। क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म में था ये। ठीक, अवलोकन या अंतर्दृष्टि विधि दूसरी विधि है इसमें। क्या? अवलोकन या अंतर्दृष्टि यानी ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सट्रोस्पेक्शन। उल्टा हो गया इंट्रोस्पेक्शन का। मतलब इंट्रोस्पेक्शन आप अंदर झांकते हैं, ऑब्जर्वेशन या एक्सट्रोस्पेक्शन में आप बाहर की दुनिया को एक्सट्रोस्पेक्ट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। प्रायोगिक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी चीज को या एक्सपेरिमेंट होते हुए देख रहे हैं। क्षेत्र अध्ययन विधि यानी फील्ड स्टडी मेथड, आप गए कहीं, कोई एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं साइकोलॉजी की लैब में, आप वहां जाकर के फील्ड में देख रहे हैं कि कौन कैसे व्यवहार करता है। तो ये कुछ चार मुख्य मेथड हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर आते हैं। एक एक करके चारों को समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले एक्सपोजिशन मेथड्स में या एक्सपोजिटरी मेथड्स में बहुत सारे मेथड्स हैं, एक बार लिस्ट देख लेते हैं। केस हिस्ट्री मेथड, व्यक्ति वृक्क विधि कहते हैं। सर्वे मेथड, जिसमें सर्वेक्षण होता है, जनगणना टाइप। कंपैरेटिव मेथड्स यानी तुलनात्मक विधियां, जिसमें आप कंपैरिजन करते हैं कुछ ग्रुप्स की का। साइको एनालिटिक मेथड, साइको फिजिकल मेथड, इंटरव्यू मेथड, जेनेटिक मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्लिनिकल मेथड। एक एक करके समझेंगे, जो जरूरी है सारे हमको नहीं पढ़ने हैं। ठीक, अगर इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं, ऐसे चार्ट के थ्रू कि शिक्षा मनोविज्ञान के यानी मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक तरफ है ऑब्जर्वेशनल मेथड्स, दूसरी तरफ है एक्सपोजिटरी मेथड्स। वर्णात्मक या विवरणात्मक एक्सपोजिटरी कहलाएंगे, अवलोकनात्मक जो है वो ऑब्जर्वेशन मेथड्स कहलाएंगे। ऑब्जर्वेशन में हम देख रहे हैं ये 4-5 मेथड्स हैं जो जरूरी हैं। इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑब्जर्वेशनल, भाई आएंगे तो ऑब्जर्वेशन में ही ना, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन भी तो आप अंदर खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक, एक्सट्रोस्पेक्शन हो गया। एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रायोगिक विधि, जिसमें आप देख रहे हैं कि निकल के क्या आएगा। फील्ड स्टडी, ये क्या हो गए आपके चारों, किसमें आ गए? ये आ गए आपके ऑब्जर्वेशनल मेथड्स में। एक्सपोजिटरी मेथड्स में क्या आएंगे? केस स्टडी आपकी, टेस्टिंग मेथड, क्लिनिकल मेथड, डिफरेंशियल मेथड, साइकोफिजिकल मेथड, सर्वे मेथड, जेनेटिक मेथड, कंपैरेटिव मेथड, साइको एनालिटिक मेथड या स्टैटिस्टिकल विधि, यानी आप स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का प्रयोग कर रहे हैं। ये याद रखने वाली चीजें ज्यादा हैं, डिटेल आपको नहीं भी पता होगी तो चल जाएगी। ठीक, बस आपको इतना पता होना चाहिए कौन सा मेथड ऑब्जर्वेशन में आता है, कौन सा एक्सपोजिटरी में आता है। ये चार्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उससे एक बार आप पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला जो मेथड है इंट्रोस्पेक्शन मेथड आज का, इसको समझ लेते हैं और जानते हैं क्या कहानी इसमें है। ठीक है, कोई कह रहा है जल्दी में है? कोई बात नहीं, जल्दी नहीं करेंगे। चलो आप कह रहे हैं तो थोड़ा स्लो चल लेंगे, बट आज का जो सेशन है वो समझने से ज्यादा उसमें फैक्ट्स ज्यादा हैं, जो पॉइंट्स आपको याद रखने वाले हैं। थोड़ा स्लो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभिलाषा, जो लोग नए जुड़े हैं उनको तो चक्कर ही आने लग गए होंगे, क्योंकि पिछली कुछ क्लासेस में मैं एकदम ही स्लो चली हूं, क्योंकि वो चीजें आपको समझाने वाली ज्यादा थी। जब भी चीजें समझाने वाली कम होती हैं तो मैं क्लास की स्पीड थोड़ी ज्यादा ऑटोमेटिकली हो जाती है वो। ठीक, और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस लिए हैं तो ये आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये फैक्चुअल क्लास थोड़ी ज्यादा है, फिर भी मैं स्पीड कम कर लेती हूँ, डोंट वरी। ठीक है,
ठीक है निकिता, कोई दिक्कत नहीं, कम कर लेते हैं स्पीड। अब इंट्रोस्पेक्शन मेथड की बात कर लेते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है आपका, ठीक है अमूल, कोई दिक्कत नहीं है, प्रद्युमन आराम से चलेंगे, डोंट वरी, ठीक है कोमल। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड यानी आत्मनिरीक्षण विधि कह लीजिए आप इसको, अंतर्दृष्टि विधि कह लीजिए आप इसको, है ना। किसने दिया था? ईबी टिचनर के द्वारा क्या की गई है, इसका प्रतिपादन हुआ है। ठीक, क्या हुआ है? प्रतिपादन हुआ है, प्रोपाउंडेड बाय ईबी टिचनर। हालांकि इस मेथड का सबसे पहला प्रयोग अगर हम देखें तो वो किसके द्वारा हुआ था? विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट के द्वारा हुआ था। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को लेकर के अगर है तो आप बता सकते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें ईबी टिचनर, एडवर्ड टिचनर के द्वारा इसको प्रोपाउंड किया गया। दोनों ऑप्शन में से एक ही होगा, या तो वुंट होगा, वुंट हो तब भी आप सही लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने नाम बेशक दिया हो लेकिन शुरुआत उन्होंने ही की थी। ठीक है, तो यहाँ पे ईबी टिचनर लिखा हो चाहे वुंट लिखा हो, जिनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी हम कई बार कह देते हैं, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक तो कहा ही गया है। ठीक, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, स्व अवलोकन, खुद ही बैठे हैं, खुद को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, मन में क्या आ रहा है, किस चीज से पीड़ा होती है, किस चीज से अच्छा लगता है, बेसिकली मन में बैठ करके ऑब्जर्व कर रहे हैं, खुद को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप खुद का ही अवलोकन कर रहे हैं। ठीक, सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या होता है भाई? मतलब मैं किसी चीज को अपने मन में ऑब्जर्व कर रही हूं, सेम चीज को, और आप मेरे बराबर में बैठे हुए हैं दो लोग, जरूरी नहीं है तीनों के तीनों जो हैं वो सेम चीज को सेम ही तरीके से देख रहे होंगे। इसमें वस्तुनिष्ठता ना होकर के व्यक्ति परकता होती है। व्यक्ति परक क्या होता है ना? सब्जेक्टिविटी, ये जो पूरा सब्जेक्ट है आपका, इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है। ठीक, अगर हम बात करें, एक है ऑब्जेक्टिव मेथड, क्या है? ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? दो चीजें हैं बेसिकली, ऑब्जेक्टिविटी ये बस समझने के लिए बता रही हूं, उसको लिखना चाहे जो नोट्स बनाते हैं वो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं। और दूसरी चीज है सब्जेक्टिविटी। ठीक, दूसरी चीज क्या है? सब्जेक्टिविटी। ठीक, समझेंगे। अगर हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो इसको वस्तुनिष्ठता कहते हैं, यानी एक के लिए सही है तो सभी के लिए एक ही आंसर होगा। जैसे 4 ऑप्शंस होते हैं पेपर में और चारों में से कोई एक ही सही उत्तर आपको दिला पाएगा। कई बार आजकल ऐसा हो जाता है 2 भी सही हो जाते हैं, बट सच ये है कि कोई 4 में से एक ही ऑप्शन आपको सही उत्तर दिला पाएगा, यानी जो ट्रू फॉर ऑल, यानी सभी के लिए सही है, वस्तुनिष्ठ है। जो सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है, यानी ऑब्जेक्टिविटी है उस बात में, उसको कोई बदल नहीं सकता। ठीक, लेकिन सब्जेक्टिविटी क्या होती है? व्यक्ति परकता, यानी मेरे लिए सच कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है, तो व्यक्ति परक होगा ये। व्यक्ति परकता यानी व्यक्ति के अनुसार चीजें बदल सकती हैं। मैं एक पोयम पढ़ूं, मैं एक गाना सुनूं, मेरे लिए उसका मतलब कुछ और हो सकता है, किसी और के लिए कुछ और हो सकता है। किसी को वो गाना अच्छा लग सकता है, किसी को वो मूवी अच्छी लग सकती है, किसी को वो मूवी, सेम मूवी बहुत खराब लग सकती है ना। ऑब्जेक्टिविटी की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिविटी में फॉर ऑल हो जाती है बात, कि वो सच है तो सच है। अब ऑस्कर मिल गया किसी को, अब हो सकता है ऑस्कर मिला हो, इसका मतलब कुछ हद तक ऑब्जेक्टिविटी रही होगी, बहुत सारे लोगों को पसंद आई होगी चीज। सब्जेक्टिविटी की जब हम बात कर रहे हैं तो सब्जेक्टिविटी में क्या है? हो सकता है ऑस्कर मिल गया फिर भी मुझे ना पसंद आई हो, है ना। तो सब्जेक्टिविटी है, आप व्यक्ति पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। और अगर बहुत बड़े राजेंद्र जी, ऑब्जेक्टिविटी की जब हम बात कर रहे हैं, वस्तुनिष्ठता की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये लगभग इसका एक ही सही उत्तर होगा। सब्जेक्टिविटी में मल्टीपल एस्पेक्ट्स या व्यू पॉइंट्स आ सकते हैं। ठीक, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, जबकि ये एक सिंगल ही बात रहेगी सबके लिए। ऑब्जेक्टिविटी की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पे जब इंट्रोस्पेक्शन की बात करेंगे तो सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन काम आती है। हो सकता है हरा रंग, मैं अपने मन में कुछ सोच रही हूं हरे रंग के बारे में, ग्रीन कलर के बारे में, मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, किसी को इरिटेशन हो रही हो उसी से, जब वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है सेम सिचुएशन को, है ना भाई। जो व्यक्ति आपको पसंद है उसके बारे में आप सोचेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और हो सकता है उस व्यक्ति को आप नापसंद हैं और वो आपके बारे में सोचेगा तो उसको अलग महसूस होगा। तो सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन हो गया। दो लोग, अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, वो अच्छा काम भी कर रहा होगा, आप कहें अरे अरे पागल बना रहा है ना। सब्जेक्ट, प्रयोज्य, जिसपे प्रयोग हो रहा है, या करने वाला जो है, कर्ता जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, एंड इन्वेस्टिगेटर यानी अध्ययन करता, ठीक, इज द सेम पर्सन, यानी जिसपे प्रयोग हो रहा है। साइकोलॉजी की भाषा में सब्जेक्ट क्या है? जिसपे प्रयोग हो रहा है। जैसे थॉर्नडाइक की बिल्ली जो है वो सब्जेक्ट हो सकती है। तो जब हम बात करते हैं किसकी, सब्जेक्ट भी यहां सेम है और इन्वेस्टिगेटर भी सेम है, यानी वहां बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट करने वाले थॉर्नडाइक हैं,
लेकिन यहां अगर हम बात करें किसकी, टिचनर की, या हम वुंट की बात करें, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड में सब्जेक्ट जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है और जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है दोनों सेम ही है। भाई इंट्रोस्पेक्ट करके मैं ही तो बताऊंगी मुझे कैसा महसूस हो रहा है किसी चीज के बारे में, जब मैं आंखें बंद करके सोचती हूं, है ना। तो क्या होगा, आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया है ना, तो सबके लिए वो चेहरा अलग हो सकता है। तो आप सब्जेक्ट भी यहां पे सेम है और इन्वेस्टिगेटर भी सेम है, यानी सेम पर्सन ही है। तो इसमें ये सब्जेक्टिव मेथड बहुत ज्यादा, इसकी सब्जेक्टिविटी के कारण ही इसको एक तरह से टाइम के साथ धुल दिया गया कि भाई ऐसे तो तुम कुछ भी बता दोगे, मैं कहूं अरे मैं तो बहुत बढ़िया इंसान हूं, तो मेरे कहने से क्या होता है भाई सिर्फ, ठीक। तो सब्जेक्ट और इन्वेस्टिगेटर यहां अलग अलग नहीं है, सेम पर्सन है। अब बच्चा अपनी ही नोटबुक चेक करने लग जाए तो हो सकता है उसको तो सब सही लगे। तो यहां पे सब्जेक्ट और इन्वेस्टिगेटर एक ही व्यक्ति होता है, किसमें, इंट्रोस्पेक्शन मेथड में। फिर से समझते हैं, आत्मनिरीक्षण यानी खुद का ही निरीक्षण, खुद को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, खुद को ही जांच रहे हैं। टिचनर और वुंट को इसका श्रेय जाएगा। इस मेथड को ओल्डेस्ट मेथड है साइकोलॉजी का, इससे पुरानी विधि कोई नहीं है, ये सबसे पुरानी विधि है। मल्टीपल टाइम्स हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस में। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, खुद को ही आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब एक्सपेरिमेंट करने वाले भी आप हैं और एक्सपेरिमेंट जिसपे हो रहा है वो भी आप हैं, क्योंकि इंट्रोस्पेक्ट तो खुद ही करोगे ना, खुद को ही, अंतर दर्शन खुद का ही। तो सब्जेक्ट और इन्वेस्टिगेटर दोनों सेम है। सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड कहेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे लिए कोई एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है, वही एक्सपीरियंस किसी और व्यक्ति के लिए बहुत बुरा हो सकता है। ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की सबसे पुरानी या प्राचीन विधि है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ, नेहा कह रहे हैं आप तो हो ही बहुत बढ़िया। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। भाई ये सबको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल जीरो से एडवांस तक, बार बार आप दुखी ना हो इसलिए, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए समझते हैं। फिर आता है ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी अवलोकनात्मक विधि। अब ऑब्जर्वेशन मेथड अभी इंट्रोस्पेक्शन का जस्ट ऑपोजिट है। ये ऑब्जर्वेशन, इंट्रोस्पेक्शन में आप आंतरिक रूप से ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन में आप बाहर की दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं। तो अवलोकनात्मक विधि को किसने दिया, वॉटसन ऑफ कोर्स। यही कहते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर पे, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ओवर्ट बिहेवियर पे बेस्ड है। ओवर्ट समझ रहे हो ना, बाहरी व्यवहार जो देख पा रहे हैं आप। ये तो कहते हैं जो हमें दिख रहा है वही सच है, हमें नहीं मतलब आप इंट्रोस्पेक्शन क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो प्रोपाउंडेड बाय वॉटसन, हेल्पफुल वेयर एक्सपेरिमेंट्स कांट बी कंडक्टेड। मतलब मान लीजिए किसी चीज पे, किसी व्यक्ति पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हम ऑब्जर्व तो कर सकते हैं उसके व्यवहार को। हम उसके व्यवहार को ऑब्जर्व करते हुए पता लगाएंगे कि इसके मन में क्या चल रहा होगा, या ये व्यवहार सही है या गलत है। हम ये थोड़ी देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी ने कोई मर्डर किया है, अब उसकी इंटेंशन तो बड़ी अच्छी रही होगी, हम तो ये देखेंगे मर्डर हुआ है। समझ पा रहे हैं? ठीक है वाणी, आप बिल्कुल ऑनलाइन हैं, ठीक है, धन्यवाद सोनाली। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड जो है, जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जस्ट सामने वाले को, तो ये हेल्पफुल होता है जहां एक्सपेरिमेंट खुद से आप कंडक्ट नहीं करा सकते। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होती है एक, और एक होती है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या है, आप नेचुरल माहौल में सामने वाले को पता भी नहीं है कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है लैब में और आप उसको ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये चीज सही एक्टिविटी की 1 नंबर, गलत की काट दिया, तो ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है। नेचुरलिस्टिक क्या है, बच्चे को पता भी नहीं है, आप उसके आसपास ऐसे ही हैं, बस आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप रोड पे जा रहे हैं तो ऑब्जर्व कर रहे हैं नेचुरल माहौल में। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन में कंट्रोल्ड एनवायरमेंट होगा। एक है नेचुरल एनवायरमेंट, जहां आप फ्री हैं कुछ भी करने के लिए, जैसे आप अपने घर में होंगे। कंट्रोल्ड एनवायरमेंट क्या होगा, पूरा माहौल बनाया जाएगा, एक क्लासरूम बनेगा, वहां पे कुछ चेयर्स लगेंगी, एक टीचर होंगे, माइक होगा, किताबें रखी होंगी। जैसे लाइब्रेरी क्या है, एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट है जहां आपका ध्यान पढ़ाई की तरफ जाए, वो पढ़ाई के लिए बना है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की, तो मतलब जो एक सेटिंग प्रॉपर बनाई गई हो, तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। जैसे एक लैब में बच्चे को एक्सपेरिमेंट करने को दिया गया हो, तो आप ऑब्जेक्टिवली उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बेसिस पे नंबर देते हैं। हाँ, ये बिहेवियरिज्म पे बेस्ड है, आप ये कह सकते हैं। वहीं हम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की बात करें तो नेचुरली आप बच्चे को कोई भी एक्टिविटी करते हुए खेल के मैदान में आपने ऑब्जर्व कर लिया, क्लियर है। क्लासरूम में भी पॉसिबल है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ऑफकोर्स क्लासरूम अपने आप में ही एक क्या कहेंगे, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करते हैं, यानी प्रायोगिक विधि की हम बात करते हैं। क्या करेंगे, प्रायोगिक विधि की बात करते हैं। क्या है प्रायोगिक विधि, इस विधि को विल्हेम वुंट ने प्रतिपादित किया। वुंट ने क्या किया, इसको प्रतिपादित किया। दिस मेथड वाज प्रोपाउंडेड बाय विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट। यह व्यवहार अध्ययन का सबसे उद्देश्यपूर्ण तरीका, यानी इट इज द मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ बिहेवियरल स्टडी।
यानी व्यवहार का अध्ययन करना है, एक्सपेरिमेंट करके देख लो, पता लग जाएगा। ठीक, स्टेप्स क्या होंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड में, यानी प्रायोगिक विधि में जो है। बहुत बढ़िया नीलम। सुप्रिया पूछिए क्या कह रहे हैं आप। अभी कोई बुक मत लो, पहले जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उतना तो कर लो, प्रीवियस ईयर निकाल लो हद से हद। स्टेप्स इन एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रायोगिक विधि के कुछ चरण। तो अगर हम देखें कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टेप्स दिए हैं, बट जो बेसिक स्टेप हैं जो सभी के लिए जनरल स्टेप्स काम में आते हैं वो ये 6 स्टेप्स हैं। पहला, एक्सपेरिमेंट के समय पे क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान की जाती है कि प्रॉब्लम आखिर है क्या सामने। ठीक, फिर हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना बनाई जाएगी कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसके प्रोबेबल रीजंस क्या हो सकते हैं, किस लिए ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, ऐसा हो सकता है बच्चा मान लो लेट आ रहा है, तो आपने पहले समस्या की पहचान की, फिर आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो लेट क्यों आ रहा है। हो सकता है घर पे कोई समस्या हो सकता है जान के लेट आ रहा हो सकता है कहीं खेलने चला जाता हो। आपने 3-4 हाइपोथेसिस रखी है ना। क्लियर है सुप्रिया? आपने क्या की गुलशन, 3-4 हाइपोथेसिस बनाई, परिकल्पनाएं बनाई। परिकल्पनाएं क्या होती है, सिर्फ कल्पनाएं नहीं है, वो इमेजिनेशन नहीं है, कुछ आधार भी है उसमें, कुछ लॉजिक भी है उसमें। तो आपने कुछ परिकल्पनाएं बनाई। डिजाइनिंग द एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग डिजाइन किया। अब आपको क्या एक्सपेरिमेंट करना है उसके बेसिस पे आपको जानना है कि बच्चा घर से लेट निकलता है, घर पे कोई समस्या है, अखबार बांटने जाता है सुबह, या दोस्तों के साथ मजे करने जाता है। तो आप अब डिजाइन कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को कि आप इसको कैसे करने वाले हैं। फिर आप टेस्ट करते हैं अपनी हाइपोथेसिस को। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं आपको पता लगेगा, पहले आपने जांचने की कोशिश की, दोस्तों से बात की, एक हाइपोथेसिस टेस्ट की, नहीं पता लगा, दोस्तों के साथ वो नहीं जाता, चुपचाप घर से स्कूल आता है, फिर घर पे पता किया, फिर इन बिटवीन रास्ते में पता किया। तो अलग अलग 3 हाइपोथेसिस जो आपने बनाई थी आप उनको टेस्ट कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कुल मिलाकर के। एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स, जो भी परिणाम आए उनका आप एनालिसिस कर रहे हैं, उनका विश्लेषण कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है ना। वो न्यूज उसमें टीवी में एक प्रोग्राम आता था ना डीएनए करके, डेली न्यूज एनालिसिस करके, तो वो कुछ भी क्या करते थे, एक न्यूज को उठाएंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। लक्ष्मी नारायण क्या पूछ रहे हो भाई, उसका एनालिसिस करेंगे। अरे एक ये टेप वायरल हुआ है, 2000 के नोट में चिप है कि नहीं है, अब ये न्यूज चला दिया, उसका एनालिसिस चल रहा है, 4 वीडियो 5 वीडियो ये वो, फिर लॉजिक निकाल के लाएंगे, फिर फाइनल एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे। तो एनालाइज करेंगे, जो भी रिजल्ट निकल के आया उसका विश्लेषण करेंगे, उसमें क्या तर्क है उसको देखेंगे। फिर 6th पॉइंट है इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन ऑफ रिजल्ट, मतलब आपने जब परिणामों का एनालिसिस कर लिया फिर एक व्याख्या पे, एक निष्कर्ष पे आप पहुंचते हैं। हाँ वही सुधीर चौधरी, राइट। तो उसमें क्या होता है, फिर लास्ट में पहुंचेंगे, अच्छा निष्कर्ष ये निकलता है कि 2000 के नोट में चिप नहीं है। अभी तो आई थिंक चेंज हो गया ना, कुछ उनका चैनल वैनल वो किसी और चैनल पे चले गए आई थिंक। तो परिणामों की व्याख्या एवं निष्कर्ष, ठीक है। तो आप फाइनली एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। ऐसे ही स्कूल में वो जो लेट आने की समस्या है, किसी के ना पढ़ने की समस्या है, किसी के मिसबिहेवियर की समस्या है, ठीक, क्लियर है, क्लियर है। देखो हाइपोथेसिस फॉर्म करने का मतलब है आपने रीजंस अपने दिमाग में सोचे लॉजिकली। अब एक्सपेरिमेंट आप कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे, ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है एक तरह से जब आप डिजाइन कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट को, कि आप करने क्या क्या वाले हैं। हाइपोथेसिस में आपने रीजन पता लगाया है, फिर आप टेस्ट करते हैं, तब यहां रियल में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये बहुत जगह पे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में यही स्टेप्स काम आ जाएंगे, आपके ह्यूरिस्टिक में यही काम आ जाएंगे। तो ये स्टेप्स एक बार समझ लीजिएगा, काम आएंगे। सबसे पहला लेकिन जो स्टेटमेंट या स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी आप समस्या को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, आप क्या करते हैं, पहचान करते हैं किसी समस्या की। ठीक है जी, क्लियर है बात? हाँ आजकल ब्लैक एंड व्हाइट सही है, क्लियर है। देखो स्टेप रूबी हो सकता है, इनमें से कोई एक स्टेप आ जाए, बस आपको पता होना चाहिए। 3rd पॉइंट समझा दीजिए, कौन कह रहा है ये, नाम पता लगाओ भाई इनका, दीपक। ठीक है दीपक, अभी बता देते हैं। क्लियर है शालिनी, समझ में आ रहा है? बढ़िया, चलिए दिमाग खोल के रखना जब ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपने बचपन से नहीं पढ़ा होगा, बाकी सब्जेक्ट्स आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे बचपन में, मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, हिंदी हुआ, व्हाटएवर। रीजनिंग तो खैर मैथ्स के थ्रू ही हो जाती है, ठीक। अभी बीएड वालों का वेट करना पड़ेगा, कुमार के फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। यहाँ पे 3rd डिजाइनिंग द एक्सपेरिमेंट, यानी आप डिजाइन कर रहे हैं कि आप कैसे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। चुपचाप से बच्चे को जाके ऑब्जर्व करेंगे उस दिन जब वो घर से निकलता है, कि वो रास्ते में कहीं रह जाता है या घर से ही लेट निकलता है। ये डिजाइन करना हुआ कि आप किन किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, उसके दोस्तों को कॉल करेंगे। जब आप टेस्ट कर रहे हैं इसका मतलब उस टाइम पे आप ये काम कर रहे होंगे, उससे पहले आपने डिजाइन किया होगा उस एक्सपेरिमेंट को। अब आते हैं केस हिस्ट्री मेथड पर, यानी कि केस हिस्ट्री मेथड में क्या है, व्यक्तिवृत्त विधि है ये, गिवन बाय फ्रेडरिक लेप्ले। नाम कई सारे लोगों का इससे जुड़ा हो सकता है, बट जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है फ्रेडरिक लेप्ले का, ठीक। फ्रेडरिक लेप्ले लिख लीजिए आप हिंदी में। केस स्टडी किसी व्यक्ति समूह या घटना का गहन विश्लेषण है, यानी
इट्स द डीप एनालिसिस या इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अ पर्सन, ग्रुप और एन इवेंट। इंग्लिश वाले लिख लें, नहीं तो वो रोते मिलेंगे। ठीक है, मैं ये लिख देती हूँ, आप नोटबुक में साथ में नोट कर लेना, ये पीएनजी में नहीं मिलेगा। केस स्टडी इज the in-depth analysis of a person, एक व्यक्ति के बारे में आप एनालिसिस कर रहे हैं प्रॉपर, ऑफ अ पर्सन, उस व्यक्ति के बारे में पूरा उसका जीवन छान के निकाल रहे हैं, शादी करनी है आपको, ठीक, या फिर अबाउट अ पर्सन, एनालिसिस ऑफ अ पर्सन, ग्रुप, एक ग्रुप के बारे में हो सकता है, और एन इवेंट। अभी वो एक पंजाबी सिंगर का असैसिनेशन ही कहेंगे उसको एक तरह से, तो उनका मर्डर हुआ और बाद में उस व्यक्ति से, उस घटना से रिलेटेड जो लोग सामने आए, आरोपी सामने आए, उनका क्या किया गया, उस पूरे ग्रुप का एनालिसिस किया गया। अलग अलग न्यूज चैनल्स पे आप देखते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने हो सकता है ये किया हो, इसके ये कॉलेज में साथ में थे, पूरे ग्रुप का एनालिसिस चल रहा है वहां, इन डेप्थ उस व्यक्ति का एनालिसिस चल रहा होगा, एक इवेंट जो हुआ है उसका एनालिसिस चल रहा होगा। तो केस हिस्ट्री में पूरा गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, ये हम कह सकते हैं, इसीलिए केस की हिस्ट्री है। आप बच्चे के बारे में भी ये जान सकते हैं स्कूल में कि प्रीवियसली कोई ऐसी समस्या तो नहीं है, कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी बच्चे ने कहीं पे कोई और घटना तो नहीं घटी थी उसके जीवन में, या दूसरे स्कूल में था तो तब कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था। ठीक, यह व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी इंडिविजुअल इंटरव्यूज की जब हम बात करें, कैसे पता लगा सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, है ना, वो बिश्नोई करके कोई तो था उस केस में, तो भाई इंटरव्यूज आ रहे हैं उसके चैनल पे। ठीक, तो इंडिविजुअल इंटरव्यूज ले सकते हैं आप, बच्चे के दोस्तों का इंटरव्यू ले सकते हैं, बच्चे का इंटरव्यू ले सकते हैं किसी और घटना में। मैं आपको दोनों तरह के एग्जांपल दे रही हूँ, स्कूल प्लस बाहर की दुनिया, जिससे आपको चीजें आसानी से समझ में आ सकें। तो इंडिविजुअल इंटरव्यूज की जब हम बात कर रहे हैं, यानी यह व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी इंडिविजुअल इंटरव्यूज के थ्रू हो सकता है। प्रत्यक्ष अवलोकन, आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लीजिए व्यक्ति के एक्शंस को। हाँ, पहले भूल भुलैया मेरे को याद भी नहीं यार उसमें क्या था एग्जैक्टली। ठीक, और अभिलेखी रिकॉर्ड यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स जो आपने बनाए होंगे बच्चे के बारे में। भाई ऑब्जर्वेशन स्कूल में डायरी में नोट की जाती है ना, आपके बच्चे ने क्या क्या हरकतें की हैं। एनेक्डोटल में कुछ कुछ घटनाएं होती हैं, या तो बहुत अच्छी होंगी या बहुत खराब होंगी। ठीक, एनेक्डोट्स होते हैं कि बच्चा आज पेन नहीं लाया था तो डायरी में लिख के भेज दिया नोट। ठीक, सहित विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करती है। तो ये केस हिस्ट्री मेथड के लिए, आप किसी के बारे में पूरी हिस्ट्री जान रहे हैं, उसके लिए जितने भी मेथड्स अवेलेबल होंगे, चाहे एक व्यक्ति का इंटरव्यू, उसके दोस्तों का इंटरव्यू, डायरेक्टली आपने जो ऑब्जर्व किया उसके बारे में, उसको खाते हुए, खेलते हुए, काम करते हुए, घर जाते हुए, पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन की, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, जो भी मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में, लॉरेंस बिश्नोई, ठीक है, उन सबको आपने क्या किया, लिखा। क्लियर है? अब ये बात समझ में आ गई या कोई समस्या हो रही है? बताओ मुझे। स्पीड और कम करनी है तो भी कर देंगे। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको पता होना चाहिए, जरूरी नहीं आपने रट्टे लगाए हुए हों। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स स्कूल में होते हैं, आपकी डायरी में लिखे होते हैं। अभिलेख कहते हैं इनको। एनेक्डोटल रिकॉर्ड लिखा तो अभिलेखीय रिकॉर्ड शॉर्ट में लिखे जाते हैं एक घटना के बारे में। तो ये केस हिस्ट्री में इन सब तरीकों का प्रयोग करके पूरी एक केस हिस्ट्री किसी व्यक्ति की निकाली जा सकती है। अब आते हैं सर्वे मेथड पे। सर्वे मेथड बहुत कॉमन है, आपने अपने आसपास बहुत जगह पे देखा है। सर्वेक्षण विधि कहते हैं इसको। क्या है भाई? हाँ, क्या है सर्वेक्षण विधि? आएंगे उस पर भी। प्रिपेयरिंग डिनर एंड वॉचिंग यू, बहुत बढ़िया। सर्वेक्षण विधि की जब हम बात कर रहे हैं तो इट इज यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीपल एट अ लार्ज स्केल। यानी जब आपको बड़ी पॉपुलेशन, ज्यादा जनता के बारे में इंफॉर्मेशन या सूचना एकत्रित करनी होती है, तब आप सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। यानी इस मेथड का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग बड़े समूह से सूचनाओं का संचरण
करने के लिए या सूचनाओं को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर का प्रयोग किया जाएगा। भाई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जनगणना होती है, वो बहुत अच्छा एग्जांपल है। सेंसस बोलते हैं ना कि हमारे देश में कितने लोग हैं, क्या है क्या नहीं है, तो सेंसस जो है इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण है, जनगणना। अब जैसे अगर हम देखें, हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, एक सर्वे है एक तरह का कि भारत के लोग या दुनिया में लोग किस कंट्री में ज्यादा लोग खुश हैं, तो नॉर्वे को बहुत अच्छी जगह माना जाता है कि वहां के लोग ज्यादा खुश हैं, ज्यादा संसाधन हैं, समस्याएं कम हैं। ठीक, हम देख रहे हैं हम पाकिस्तान से भी बुरी स्थिति में होते हैं हर साल। ठीक, तो अगर हम देखें तो ये सर्वे है एक तरह का, जहां पे क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उस कंट्री के लोगों से। ठीक, जैसे जनगणना भी होगी या कोई और भी सर्वे होगा, पूछा जाएगा अच्छा आपके घर में कितने एसी हैं, कितने कूलर हैं, कितने लोग हैं, कितना क्या है, क्या संपत्ति है, कितनी इनकम है। तो ये क्या होगा, क्वेश्चनेयर है, प्रश्नावली कहते हैं इसको हिंदी में। तो क्वेश्चनेयर के थ्रू प्रश्न पूछ करके लोगों से डेटा इकट्ठा किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट होती है कि अच्छा क्या घर में दोनों टाइम खाना बनता है, टिक हो गया। क्या घर में कूलर है, किसी ने कहा नहीं है जी, कट लग गया। तो चेकलिस्ट में कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको टिक 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 करना होता है, चेक करना होता है। ठीक, रेटिंग स्केल्स की अगर हम बात करें तो रेटिंग स्केल है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। इनको हम वैसे भी पढ़ेंगे किसने कौन सा मेथड दिया था आगे। तो रेटिंग स्केल पे आप ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5, ऐसा होता है ना जब आप जोमेटो से भी खाना मंगा रहे हैं, आज के समय में स्विगी से खाना मंगा रहे हैं, आप डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, आप किसी मॉल में जा रहे हैं, किसी शॉप पे जा रहे हैं, तो 1 मिनट में वो कहते हैं यार मैडम ये लेके हमारा एक टैबलेट, कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने भी जा रहे हैं, एक काम करो इस पे फीडबैक दे जाओ। तो आप कहेंगे 5 पॉइंट्स थे, उसमें से आपका जैसा अनुभव रहा होगा, आपने कहा 4 है, 3 है, 2 है, खराब है तो 1 स्टार दे दिया। तो रेट कितना कर रहे हैं आप अपने अनुभव के बेसिस पे। ठीक, हाँ, चेकलिस्ट एक तरह का ट्रू फॉल्स कह सकते हो आप। इन्वेंट्री में कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, इन्वेंट्री कई क्वेश्चंस के एक सेट को इन्वेंट्री कहेंगे। ठीक, हाँ, लेजर फेल्ड सही है भाई। इनके बेसिकली प्रवर्तक का नाम कभी सामने आता नहीं, मैं भी अभी आज आप ही से देख रही हूं, जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो इन्वेंट्री में मल्टीपल क्वेश्चंस का सेट हो सकता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस को इन्वेंट्री कहते हैं एक तरह से। एक तरह के क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चनियर में डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होंगे, इन्वेंट्री एक पॉइंट से रिलेटेड होती है, ये अंतर है दोनों में। हाँ, पॉपुलेशन का बहुत बड़ा खेल है ऑफकोर्स यार, वहां 50 लाख लोग, सही बात है। फिनलैंड फर्स्ट कंट्री, बहुत बढ़िया। नहीं, मैं बहुत साल पहले की बात कर रही थी, 126 पे इंडिया, रितिका कह रही हैं। चलिए, इन्वेंट्री में एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होगा एक ही टॉपिक से रिलेटेड, क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे हो सकता है। तो सर्वेक्षण विधि यानी सर्वे करके आप पता लगा सकते हैं इंफॉर्मेशन एक लार्ज स्केल पे। अगर आपको भाई केस हिस्ट्री आप एक एक व्यक्ति की थोड़ी ना निकाल सकते हैं, यहाँ पे 140 करोड़ से ज्यादा की जनता है अगर, तो कैसे आप सबको जाकर के आप सबकी केस हिस्ट्री निकालते रहेंगे। वो किसी किसी एक जरूरत पड़ने पे कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाए, कोई विशेष आपको अध्ययन करना है किसी पे, तब आप केस हिस्ट्री मेथड का यूज करते हैं। सर्वे मेथड पूरे स्कूल का फीडबैक टीचर्स के बारे में, वो सर्वे मेथड है। किसी टीचर को रेट करना है ना, वो सर्वे मेथड फिर आ जाएगा उसमें। डेवलपमेंटल मेथड्स, अब कुछ डेवलपमेंटल मेथड्स या डेवलपमेंटल टेक्निक्स कह देते हैं, ये आपके पेपर में आने की संभावना ज्यादा रहती है। डेवलपमेंटल मेथड्स या टेक्निक्स आप इसको लिख सकते हैं, यानी एक तो दिमाग देखिए आजकल कैसा चल रहा है। देखिए, तो अगर हम डेवलपमेंटल टेक्निक्स की बात करें, तकनीकों की बात करें, विकासात्मक तकनीकों की बात करें, तो इसमें 2 तरह की तकनीकें आती हैं। जब बच्चे का विकास हो रहा होता है उस दौरान आप करते हैं, क्रॉस सेक्शनल मेथड और लॉन्गिट्यूडिनल मेथड। क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्रॉस अनुभागीय अध्ययन कह लीजिए, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी यानी अनुदैर्ध्य अध्ययन कहते हैं इसको हिंदी में। तो क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी किस में आएंगी, डेवलपमेंटल टेक्निक में आएंगी, जिसके द्वारा आप अध्ययन कर रहे हैं। अब क्रॉस सेक्शनल मेथड और लॉन्गिट्यूडिनल मेथड को अगर हम समझें, ये आपने शायद अपने बीएड वगैरह में भी पढ़ा होगा। कोई कह रहा है आप ओनली गर्ल्स के कमेंट लेते हैं, पुष्पेंद्र कह रहे हैं नहीं, गर्ल्स का जो बेसिकली पॉपुलेशन है भाई पुष्पेंद्र, वो ज्यादा है हमारी क्लास में, जो कि टीचिंग में वैसे भी ज्यादा है, मेजोरिटी जो है फीमेल्स हैं। तो उस केस में ये प्रोबेबिलिटी पढ़ी ना आपने बारंबारता, ये प्रोबेबिलिटी ही इस बात की ज्यादा है कि मेरी नजर अगर किसी कमेंट पे जा रही है तो वो फीमेल का कमेंट होगा। देखो रोहन का भी कमेंट मिल गया, मेल चेक करने को कह रहे हैं, देख लेंगे जी। ठीक, तो क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल, अगेन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि आप इसको इंग्लिश में ही पढ़ें, बाकी मैंने आपको हिंदी बता दी है ऊपर लिख करके। तो क्रॉस सेक्शनल नाम से ही पता लगेगा, क्रॉस सेक्शनल यानी सेक्शनल, अलग अलग सेक्शन में क्रॉस, अलग अलग ग्रुप्स में क्रॉस सेक्शनल। ठीक, लॉन्गिट्यूडिनल लंबवत,
लंबवत क्या है? आपका जन्म हुआ था 1997 में, अब 1997 से आज तक आप में क्या क्या परिवर्तन आए हैं उसको स्टडी करना। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट्स ऑफ डिफरेंट एजेस स्टडीड एट द सेम टाइम, यानी क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में क्या है, अलग अलग एज के क्रॉस सेक्शन, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकती हैं, है ना, एक बच्चा 5 साल का हो सकता है, दूसरा 15 साल का हो सकता है। तो 2023 में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरह के लोगों को, एक 5 साल के व्यक्ति को, एक अमीर व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को, एक कॉलेज में पढ़ने वाले को, एक नौकरी करने वाले को, अलग अलग तरह की पॉपुलेशन आपने ली और उनको स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्रॉस सेक्शन हो गया, अलग अलग तरह के सेक्शंस हैं। फिर बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मेथड की। तो लॉन्गिट्यूडिनल मेथड क्या है भाई, एक ही ग्रुप है, वन ग्रुप ऑफ पीपल स्टडीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी ये 3 बच्चे थे, इनको 3 साल की उम्र से पढ़ते आ रहे हो और आज 23 साल के हो गए, 33 साल के हो गए, बाइक लेके उड़ रहे हैं। जैसे मूवी याद कीजिए, ठीक है ना नीरज, अगर हम बात करें मूवी याद कीजिए, शोले याद है ना सबको, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जोड़ी, ये तो सभी ने देखी होगी। ठीक, अब अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को कोई 5 साल की उम्र से एक साथ, जब से वो बड़े हो रहे हैं या जब से वो दोस्त थे मान लीजिए, तब से स्टडी कर रहा हो और अगले 25 साल तक करे, तो वो लॉन्गिट्यूडिनल है। क्यों? क्योंकि आपका सैंपल चेंज नहीं हुआ। सैंपल कौन है? अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र। तो 2 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, आप उनको स्टडी कर रहे हैं जब वो बचपन में साथ खेलते थे चड्डी बिड्डी की तरह, और फिर वो बड़े हो गए, बाइक पे घूम रहे हैं लड़कियों के पीछे, है ना, बड़ी खराब बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये क्या हुआ, ये लॉन्गिट्यूडिनल है। लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्गिट्यूडिनल, लंबवत एक तरह से, कि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेम सैंपल को स्टडी कर रहे हैं। वही क्रॉस सेक्शनल क्या है, क्रॉस सेक्शनल है आपने 2 बच्चे इस स्कूल के उठाए, 2 बच्चे किसी एज, कुछ बच्चे हैं जो क्लास 5 के हैं, कुछ बच्चे हैं जो क्लास 10 के हैं, कुछ बच्चे हैं जो गांव के हैं, कुछ बच्चे हैं जो शहर के हैं। क्या हुआ, ये क्रॉस सेक्शनल हो गया, जिसमें अलग अलग तरह का डेटा हो सकता है, सैंपल डिफरेंट हो सकते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल में सेम सैंपल को लंबे समय के लिए स्टडी किया जाता है। क्लियर बात है? हाँ, चलें आगे बढ़े। कोई दिक्कत हो रही है इस बात को समझने में? देखिएगा, क्रॉस सेक्शनल मेथड की अगर हम बात करें तो क्रॉस सेक्शनल में क्या होगा, डिफरेंट ग्रुप्स, यानी सैंपल डिफरेंट होगा, सेम सैंपल नहीं रहता इसमें, सैंपल बदल जाता है, डिफरेंट सैंपल। ठीक, कंपेयर्ड एट द सेम टाइम, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक समय में। 2004 में क्या कल्चर था, कितना मूवी जाते थे लोग, और 2023 में किस तरह के लोग हैं, तो ये सेम नहीं है लोग, लेकिन आपने किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उठाया और स्टडी कर लिया। सेम लोगों को नहीं कर रहे हैं आप। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 3 ग्रुप्स उठाए एक समय पे, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, एक फीमेल्स का ग्रुप हो सकता है, एक बच्चों का ग्रुप हो सकता है, एक बड़ों का ग्रुप हो सकता है, एक अफ्रीका का बच्चा हो सकता है, अलग एज का। हाँ, आलोक कह रहा है सारी गलती लड़कों की ही है, आलोक कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं आलोक, कि कोई कह रहा है ब्रेकअप हुआ अभी रोना आ रहा है। अच्छा अच्छा, आपका दुख तो हम समझ सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता, हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर। ठीक है ना। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी या लंबवत अध्ययन की बात करते हैं। यहां पे सेम ग्रुप होता है, कंपेयर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 1996 में भी उस ग्रुप को स्टडी किया, 2006 में भी उस ग्रुप को स्टडी किया, 2016 में भी उस ग्रुप को, यानी 10-10 साल के अंतराल पे सेम ग्रुप को आप स्टडी कर रहे हैं कि हिमांशी 5 साल की उम्र में कैसी थी, हिमांशी 15 की उम्र में कैसी थी, हिमांशी 25 की उम्र में कैसी है। ठीक है, शुभम बताइए। आदि ठीक है, देख लेंगे। तो ग्रुप 1 टाइम 1, यानी मान लीजिए 1996 है, टाइम 1 है ये, फिर 2006 आया 10 साल बाद, फिर ग्रुप वही है, व्यक्ति वही है, वही 5 लोग हैं सेम, फिर 2016 में भी इन्हीं को स्टडी किया कि इनके अंदर क्या अंतर आ रहे हैं। ठीक, क्लियर है? हाँ, शालिनी कह रही है बिल्कुल, संडे वार्ता में होती हैं ब्रेकअप वाली बातें। ये ब्रेकअप वाले इंग्लिश की क्लास में भी थे। आपका बहुत ध्यान है इन पे शिखा है। देखिए एक बार, अगर हम बात करें यहां, तो क्रॉस सेक्शनल में क्या है, ग्रुप्स डिफरेंट हैं, पॉइंट ऑफ टाइम सेम है। लॉन्गिट्यूडिनल में डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पे सेम ग्रुप है, क्रॉस सेक्शनल में डिफरेंट ग्रुप है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक, तो क्रॉस सेक्शनल में डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, यहां हिमांशी है, कोई और मानसी है, पूजा है, अलग अलग लोग हैं और अलग अलग एज के भी हो सकते हैं। आप दुख नहीं समझते? अरे मैं बिल्कुल समझती हूँ यार, ये जीवन के दुख हैं, ये आने और जाने हैं, है ना, ये इनको कोई रोक नहीं सकता है।
तब नहीं आप सोचते हैं जब मजे आ रहे होते हैं, पहली बार देखा, टिंग 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 घंटियां बज रही हैं, तब नहीं सोचते हैं ये बातें, बाद में याद आती है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल की, मजे आप करें दुख हमसे शेयर करें, ऐसे थोड़ी चलेगा। देखिए क्रॉस सेक्शनल की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छा सर ने समझाया था इनको, अरे वाह। देखिए क्रॉस, नहीं हम नहीं समझाएंगे, हम ऐसी बातें संडे वार्ता में करते हैं, जाके रील्स देख लो, लोगों ने डाले हुए होंगे शॉर्ट्स। ठीक, अभी पढ़ लेते हैं, आ जाओ। अगर हम बात करें क्रॉस सेक्शनल की, तो क्रॉस सेक्शनल में क्या है, क्रॉस का मतलब ये मल्टीपल तरह के लोग, वन पॉइंट इन टाइम, कोई एक टाइम उठाया, 2006 उठा लिया मान लो, उस टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोगों को स्टडी किया। यहाँ पे क्या, सेवरल पॉइंट्स इन टाइम। यहाँ पे जरूरी नहीं है अगर 3 लोगों को आज स्टडी किया, इन्हीं 3 लोगों को 10 साल बाद स्टडी करेंगे, फिर कोई और 3 कॉलेज के बच्चे होंगे, आज के कॉलेज के बच्चे 3 उठाए, 10 साल बाद सेम बच्चे थोड़े ना कॉलेज में रहेंगे। लेकिन जब लॉन्गिट्यूडनल की बात होगी तो उन्हीं 3 दोस्तों को 10 साल बाद भी स्टडी किया जाएगा, सेवरल पॉइंट्स इन टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर बात आती है डिफरेंट सैंपल्स, क्रॉस सेक्शन में सैंपल बदल जाएंगे, आज नेहा है कल स्नेहा हो जाएगी। ठीक है, सेम सैंपल रहेगा लॉन्गिट्यूडनल में। थर्ड पॉइंट क्या है, स्नैपशॉट ऑफ अ गिवन पॉइंट इन टाइम चेंज एट अ सोसाइटल लेवल। यानी कि आपने देखा यार 2006 में कैसे कपड़े पहनते थे लोग, फिर आपने देखा 2016 में कैसे कपड़े पहनते हैं लोग, ऐसा थोड़ी सेम ही लोगों के कपड़े आप देख रहे हैं यहाँ पे, नहीं। तो समाज में क्या बदलाव आ रहा है, इसके लिए क्रॉस सेक्शनल मेथड का प्रयोग किया जाएगा। व्यक्ति में क्या बदलाव आ रहा है, उसके लिए आप लॉन्गिट्यूडनल का मेथड यूज करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि देखो व्यक्ति तो जीवन, मतलब ऐसा थोड़ी 200 साल के लिए पक्का आ गया है। मान लीजिए आप जिसको स्टडी कर रहे थे वो व्यक्ति बीच में निपट गया कोरोना में, तो उस केस में आप इंडिविजुअल के लेवल पे तो देख सकते हैं, लेकिन समाज के स्तर पे देखना होगा तो क्रॉस सेक्शनल, क्योंकि समाज तो हमेशा रहेगा, व्यक्ति निपटते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे। ठीक, तो लॉन्गिट्यूडनल की जब हम बात करें, जब सोसाइटल लेवल पे, सामाजिक स्तर पे हम अगर स्टडी कर रहे हैं गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में, तो क्रॉस सेक्शनल। जब हम इंडिविजुअल की स्टडी की करते हैं कि एक व्यक्ति में क्या परिवर्तन आ रहे हैं जीवन में, कब वो पहले 5 साल पहले बहुत गुस्सा करता था, उससे 5 साल पहले और ज्यादा गुस्सा करता था, आज वो कम गुस्सा करता है, समझदार व्यक्ति बन चुका है ना। एक किसी की याद आ गई मुझे, कोई तो बोल रहा था ना अभी ब्रेकअप की बातें, तो एक कोट कहा जाता है कि इवॉल्व सो हार्ड दैट दे गेट टू नो यू अगेन। मतलब इतनी तेजी से इवॉल्व होना है, चेंज होना है, बेहतर होना है कि अगर वो व्यक्ति आपको सेम व्यक्ति अगर आपको 10 साल बाद मिले तो पहचान ना पाए, यार तुम वही हो क्या जिसको हम जानते थे। या आप भी अपने जीवन में ऐसा देखते होंगे कि आज से 10 साल पहले आप कैसे थे और आज आप कैसे हैं। तो वो परिवर्तन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल में आएगा, इंडिविजुअल लेवल पे जो चेंजेस हैं, ठीक है ना, इंडिविजुअल लेवल पे जो चेंजेस हैं वो लॉन्गिट्यूडनल में आएंगे। एक व्यक्ति में क्या परिवर्तन हुए हैं, वही अलग अलग लोगों में, समाज में समय के साथ क्या परिवर्तन हुए हैं, वो है क्या, क्रॉस सेक्शनल। क्लियर है? मोना क्या कह रहे हो भाई, अब तो दिक्कत नहीं होगी। चलिए बाकी बातें कल करेंगे। क्लिनिकल मेथड आ गया है अब। आप नीरज, पता नहीं आलोक का हुआ था ब्रेकअप, तो आलोक आप क्लिनिकल मेथड का आप सहारा लीजिए, जीवन मुश्किल लग रहा है आपका। ठीक है, क्लिनिकल मेथड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जाकर के बाकी मेथड्स को डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो आपके सर में दर्द हो जाएगा। एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ब्लॉक किसी को नहीं किया है भाई, ऐसे क्यों टेंशन लेते हो। नीरज क्लियर, सौरभ क्लियर, क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। अलका थैंक्स मैम, यू आर रियली गॉड फॉर मी। अरे ऐसे मत बोलो यार आदि, मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ। बहुत बढ़िया, ठीक है। कुनिका कह रहे हैं मुझे ब्लॉक कर रखा है। नहीं यार प्रीति, अभी कुछ नहीं पढ़ना, पहले जो पढ़ाया जा रहा है वो सब पढ़ लो, प्रीवियस ईयर कर लो, तब सोचना कुछ और एक्स्ट्रा में पढ़ना हो तो। ठीक है, संडे वार्ता कह रहे हैं कितने बजे, संडे को होती है यार 9-10 बजे। इस बार शायद मैं दिल्ली से बाहर होंगी, बट कर लेंगे। ठीक, चलें आगे बढ़े, आज के लिए इतना ही रखें। कोई कह रहा है आप ब्रेकअप को इतना सपोर्ट क्यों करते हो, हैं इतना सपोर्ट क्यों करते हो। रोहन क्या कर लोगे आप, हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मेरा क्या कर लोगे, मैं ये कह रही हूँ क्या कर लोगे जीवन में। नहीं होंगी ये चीजें, नहीं है समाज में ये चीजें, भूल जाएं। पेरेंट्स से आप ये बारे में बात कर नहीं सकते, टीचर्स का ऐसा ऑरा बन गया कि उनसे भी नहीं कर सकते। तो भाई मुझे तो ऐसा टीचर नहीं बनना है, वो दोस्ती वाला टीचर बनने में मजा है, जहां पे आप खुल के बात कह पाए। थेरेपिस्ट के पैसे सबके पास है नहीं, है। पिताजी से करके देखो ये बातें, टीचर से कर नहीं पा रहे हो, पड़ोसियों से कर नहीं पा रहे हो, दोस्त मजाक उड़ाते हैं, किससे करोगे, किसी से तो कहोगे मन की बात। तो मुझे लगता है ये जरूरी मुद्दे हैं आपके जीवन पे, इसलिए संडे वार्ता होती है ना। ऐसा नहीं है पढ़ाई के बीच में यही बातें करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा आपकी पीडीएफ पेंडिंग है, पीडीएफ आज मैं इसको प्रॉपर एक बार बात करके टीम से
और पीडीएफ आपको मंडे से तो रेगुलर ही मिलनी शुरू हो जाएंगी, ये मैं नेक्स्ट वीकेंड भी यही कह रही थी, बट चीजें थोड़ी सी हो नहीं पाई। पीडीएफ आपको साथ साथ ही मिलेंगी, 3 4 5 पीडीएफ हैं जो अभी एक साथ दे दी जाएंगी इस सैटरडे। कल आपकी छुट्टी है, सैटरडे है ना कल, तो कल आपकी छुट्टी है और मतलब होती ही है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, आप रिवीजन कर सकते हैं। मंडे मिलेंगे 7 बजे, आगे की कहानी पे चर्चा करेंगे। कोई और समस्या हो आपकी तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आज के लिए हम इतना ही रखना पसंद करेंगे बात को। आई एम सो लकी टू हैव यू। मेरे को ब्लॉक कर दिया, रंजीत कह रहे हैं। हाँ, ये अच्छा तरीका है क्वेश्चन। यूट्यूब पे भी सेशन मंडे से होगा भाई, मंडे से वो प्रैक्टिस क्लास आपकी यहाँ भी चलेगी, तो आपकी पूरी थियोरी और वो सारी चीजें यहाँ भी हो जाएंगी, साथ में प्रैक्टिस उधर भी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कह रहा है आप बस बोलती हैं पीडीएफ आता नहीं है, नहीं वो आ जाएगा, ऐसा थोड़ी मैं रख के कहाँ जाऊंगी इसको, है आप ही के लिए। बाकी नोट्स सेशन देख के अगर एक बार खुद से भी बनाओगे तो बहुत भला हो जाएगा, चाहे वीडियो दोबारा से देखते समय बना लो, है ना, वो आपके अपने पर्सनल नोट्स तैयार हो जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। 55 आए हैं आपकी वजह से सीडीपी में। अच्छा केवीएस दिया था, बहुत बढ़िया कोमल, बहुत ही बढ़िया।